Okay, so today we will start with your next chapter, that is, oh, what fine. Okay, we'll start with the new chapter, that is income from salary. Okay. Now tell me, now we will be discussing it in detail. This is the biggest head you can say. ज़्यादा headache भी आपको यहीं पर होगा. But I will try to simplify it as far as possible. Other than the technical part, because it is going to be same only. So you will have to understand it. Nothing much. Okay. There are 5 heads of income, जिसमें से एक आपका income from salary है, income from house property है, income from business and profession है. ठीक है, this is section 14 है ना. section 14 में बताया है, the first head, this is income from salary, then income from house property, then income from business or profession, then capital gain, and then last one is your other sources. ठीक है, रेसिजुअल हेड जो है आपका वो अदर सोर्सेस में आता है. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस हेड्स इन डिटेल वन बाय वन. फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी. ओके, income from salary starts from section 16, 15, 16, 17, all are there. Let me remember. Yes, it is 15. 15 is also there. 15, 16, 17 is there for this income from salary. So let's wait. We will go to the section each section one by one. But before that, let me know what is the meaning of salary. Yeah, what is income from salary? What is important? What is important? When you talk about income from salary, what is important? क्या आपके दिमाग में क्या आता है? Whatever service we provide to the employer and the Okay. return we get in the form of salary. Okay, service to employer, very good. And in return, रेम्यूनरेशन है ना. ठीक है. और ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, क्योंकि आप लोग सामने से नहीं बता पा रहे, मेरा क्वेश्चन है, आप लोग उसको थोड़ा सा गौर करके मुझे बताइए कि क्या एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उससे रिटर्न उसको मिलता है, फॉर एग्जांपल वो उसको केक डिलीवर करके जाता है एम्प्लॉयर को. ठीक है, केक डिलीवर करके जाता है. ठीक है, डिलीवरी बॉय, कैन इट बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी? उसको कुछ मिलेगा उसके बदले में? नहीं. तो No, sir. तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एम्प्लॉयर के अलावा? जॉब. जॉब इंपॉर्टेंट है. ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट देयर शुड बी एम्प्लॉयर and there should be employee relationship. करेक्ट ना? सो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय जब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न जब वो कोई भी रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश, नॉन कैश, जो भी उसको प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सैलरी. सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप सैलरी को जस्टिफाई करते हैं? देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. ओके, क्लियर है ये चीज? If there is employer-employee relationship, whatever passes from employer to employee, the remuneration in the form of cash or kind, regular, irregular, that will be a part of income from salary. ठीक है? So tell me, अगर employer ने employee को gift दिया है, employer ने employee को गिफ्ट दिया है, ठीक है, तो या फिर गिफ्ट की बात नहीं करते, गिफ्ट का तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, एक लैपटॉप दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, उससे कोई बदले में लिया नहीं है और उसको बोला है कि आप इसका पर्सनल यूज कर सकते हैं.
क्या आप इसको इनकम फ्रॉम सैलरी बोलेंगे? नहीं। नो सर। नहीं बोलेंगे आप? ओके ठीक है। ऐसा क्यों बाबा? इसको फिर क्या बोलेंगे इसको? सर्विस। ओके, तो मैंने एक टर्म आपको सिखाया था यहाँ पे, परक्यूजेट। एक फर्स्ट जब हम लोग इनकम्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको बताया था परक्यूजेट करके भी चीज होती है। परक्यूजेट का मतलब होता है एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को कैश में कुछ नहीं देता, वो कुछ उसको पर्टिकुलर काइंड में कोई चीज, जैसे कि उसको लैपटॉप दे दिया, कार दे दिया, रहने के लिए घर दे दिया, ठीक है। व्हेन द एम्प्लॉय इज एबल टू मेक द पर्सनल यूज ऑफ इट, दैट विल बी कॉल्ड एज परक्यूजेट, एंड परक्यूजेट इज टैक्सेबल एज सैलरी, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये रिलेशनशिप अगर मिल गया, ठीक है, तो इवन काइंड इज ऑल्सो टैक्सेबल, कैश इज ऑल्सो टैक्सेबल, काइंड इज ऑल्सो टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन द ओनली रीजन इज यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो पर्सनल बेनिफिट मिलना चाहिए उसको, ठीक है। सो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप दे रहा है ऑफिशियल यूज करने के लिए, तब तो आप उसको परक्यूजेट नहीं बोल सकते। एक मोबाइल फोन दिया है उसको ऑफिशियल यूज करने के लिए, तब तो आप उसको परक्यूजेट नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके, आप गए थे बाहर ट्रिप पे, ठीक है, ऑफिस के काम से गए थे ट्रिप पे, आपका सारा एक्सपेंसेस किसने बेयर किया, रीइंबर्स किया? एम्प्लॉयर ने। आप उसको परक्यूजेट नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वो ऑफिशियल ट्रिप था। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि whenever there is a relationship between employer and there is a relationship of employer and employee, everything which passes from employer to employee will be taxable, ठीक है। हाँ, हम लोग हर जगह पे कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे कि कितना टैक्सेबल होता है, कितना नहीं टैक्सेबल होता है, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। बट एज फार एज रूल इज कंसर्न, हम लोग को सब सारी चीजें इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी में ले लेना, ठीक है। तो आपका एक्स एम्प्लॉय है, एक्स एम्प्लॉयर है, तो वहां से भी कुछ मिलता है। पूरे ईयर में आपके पास 2-3 एम्प्लॉयर है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, पार्ट टाइम फुल टाइम सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। खैर, नाउ सेकेंड पॉइंट, सैलरी टू पार्टनर। एग्जाम में आता है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया तो और ज्यादा चांसेस है। बताइए, सैलरी टू पार्टनर, क्या इनकम फ्रॉम सैलरी होगा? सैलरी टू पार्टनर सुना ना, पार्टनर को सैलरी मिलती है। कौन से पार्टनर को सैलरी मिलती है? अरे टाइप ऑफ पार्टनर, कौन से पार्टनर को सैलरी मिलती है? एक्टिव पार्टनर को सैलरी मिलती है, वेरी गुड। स्लीपिंग पार्टनर को, डॉर्मेंट पार्टनर को, नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती, है ना। खैर, नाउ टेल मी कि वेदर दिस सैलरी should be treated as income from salary. Yes sir. यस सर। Okay, so my question is there employer employee relationship? जो पार्टनर वहां पे काम कर रहा है, जो फर्म के लिए काम कर रहा है, वो वहां का एम्प्लॉय है कि ओनर है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होता है, बाप रे बाप, पार्टनर एम्प्लॉय होता है। No, sir, he was the owner. No? हाँ, Owner, sir. There is a principal and agent relationship, no? प्रिंसिपल एंड एजेंट नहीं, इट इज ओनर, ही इज ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो वो ओनर है, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट में तो कैसा होगा, ये प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे एजेंट काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पार्टनर खुद ओनर होते हैं, ठीक है। तो सैलरी टू पार्टनर इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम सैलरी, याद रखना है, ठीक है। इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि वो ओनर है, ठीक है। तो सैलरी टू पार्टनर सैलरी नहीं है। द ओनली रीजन इज कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप,
ठीक है, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए काम कर रहा है, तो वो वहाँ का एम्प्लॉय नहीं है, वो वहाँ का ओनर है। ठीक है, अब ओनर जो है वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों हो सकते हैं। somebody is working for the firm will not be treated as employee of the firm। ठीक है, तो ये याद रखना। तो वर्किंग पार्टनर की डेफिनेशन ही अलग है ना। तो नॉर्मल एम्प्लॉय से जो आपका पार्टनर होता है अलग होता है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रहेगा आपको, ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ। That's why we are discussing more or less today. We will be discussing on theoretical part, although this is the most practical part of your exam। ठीक है, बहुत important है। ओके, सैलरी टू पार्टनर हो गया। ओके, नाउ डायरेक्टर फीस। ठीक है, ओके, नाउ टेल मी, is it income from salary? No. No। ठीक है, अच्छा, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय हो तो कंपनी का, ऐसा जरूरी है कि डायरेक्टर जो है वो ओनर ही होना चाहिए वहां का, या शेयर होल्डर ही होना चाहिए वहां का? नो सर। ऐसा तो कुछ कहीं लिखा नहीं है ना। डायरेक्टर्स तो डायरेक्टर अपॉइंट भी होते हैं, है ना। सो ऑल्दो आपके लिए तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टर ओनर है, अगर डायरेक्टर ओनर है तो वो लोग कहाँ पर टैक्सेबल होगा? इन केस अगर डायरेक्टर ओनर है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। वेरी गुड, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, तब तो वो उसका बिजनेस बोला जाएगा। अगर आपका डायरेक्टर एम्प्लॉय हो तो इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। वेरी गुड। अगर आपका डायरेक्टर जो है उसका ना ओनर है और ना ही एम्प्लॉय है, ठीक है, नाउ टेल मी, मतलब या तो आपको पता नहीं कि वो क्या है, आपके क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि क्या रिलेशनशिप है, और 99% ऑफ द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस ओनली। डायरेक्टर्स फीस दी होती है लेकिन वहां पे स्पेसिफाइड नहीं होता कि वो डायरेक्टर कौन है। अब उस केस में आप क्या करेंगे? देखते हैं हमारे पास स्मार्ट बच्चा कौन सा है। शेयर मिलेगा सर। नहीं, कौन से हेड में, कौन से हेड में जाएगा, कौन से हेड में जाएगा? वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसमें से कौन से हेड में जाएगा? पोजीशन माइनस हाँ, ओके, तो कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? एक तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। तो मेरा क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा क्या? जा ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे सिर्फ रेंट नो सर। है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस में तभी जाएगा जब वो क्या होगा? ओनर है। ओनर होगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में तभी जाएगा जब वो एम्प्लॉय होगा। तो सिंपल सी चीज है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहाँ पे इम्पोर्टेंट। इनकम ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल गेन में क्या होता है? कैपिटल गेन में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट होना चाहिए, ठीक है, तो जाके वो सेल होगा, तब जाके कैपिटल गेन होगा। एंड लास्ट हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और अदर सोर्स क्या है? जब कोई चीज किसी हेड में नहीं आती तो किस में आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती है। नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर, किस हेड में आएगा? सर Income इनकम फ्रॉम अदर। इनकम फ्रॉम सर। अदर, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है वो आप अच्छे से याद रख लें। सर इसका एग्जांपल क्या रहेगा? इनकम ऑफ अदर डायरेक्टर्स फीस ही है, डायरेक्टर्स फीस को डायरेक्टर्स फीस ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे आप? ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर्स फीस ही बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पे रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश कर पाए ओनर का, मतलब अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि वो ओनर है डायरेक्टर, तो इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। बट 99% द क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, ठीक है। तो उस केस में आपको डायरेक्टर फीस को कहाँ पे लेना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही लेना है, ठीक है। सो लेना है मतलब ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछ लेता है ये चीज, दैट्स इट। और
अदर सोर्सेस का क्वेश्चन रहेगा जब, तो वहां पे भी आता है ये चीज। तो इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डायरेक्टर फीस जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, ठीक है। तो ये इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको समझ लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वन, सैलरी ऑफ MP MLA। ओके, बताइए आप क्या होगा इसका केस। ये लास्ट केस है जो हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज उसको भी तो सैलरी ही मिल रही है। तो Income from salary आएगा. अच्छा, Sir, उसका income from business and profession. बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाँ वैसे MP MLA मतलब पॉलिटिक्स और बिजनेस ही है, सही बात है। बट हमारा पर्सनल यहाँ पर कुछ नहीं है, हम लोग को टेक्निकली बात करनी है क्या है कैसे। ओके, MP MLA की सैलरी, क्या सैलरी कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। ओके, हु अपॉइंट्स, मतलब अभी जब आप बोलेंगे तो मैं आपको पहले, मेरा क्वेश्चन ये होगा कि इसका एम्प्लॉयर कौन है। हु अपॉइंट्स MP MLA, चलो Public. अरे वाह, पब्लिक है। ओके, सो हु इज गोइंग टू पे, सैलरी कौन देने वाला Government. है ना। गवर्नमेंट. तो अब मुझे बताओ कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो आपका क्लियर हो ही नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि MP MLA का जो क्या नाम है, जो पे कर रहा है, जो बंदा मतलब गवर्नमेंट जो पे कर रही है वो उसका एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट या MP MLA आपको बोलेगा कि मैं पब्लिक का कौन हूँ, क्या बोलते हैं, पब्लिक का एम्प्लॉय ना, ऐसा बोलते हैं ना, नौकर मैं पब्लिक का हूँ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। बट पब्लिक इज नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग। पब्लिक सर्वेंट. हाँ, पब्लिक सर्वेंट, वेरी गुड, अच्छा वर्ड बोला, ठीक है। आई एम पब्लिक सर्वेंट ऐसे ही बोलते हैं ना, MP MLA होते नहीं है लेकिन ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज हम लोग को उसे लेना देना नहीं। द अपॉइंटर, द हु अपॉइंट्स MP MLA इज बाय द इलेक्शन, एंड पब्लिक नॉमिनेट करती है, नो पब्लिक इलेक्ट करती है, बाय मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग वो सिलेक्ट हो जाते हैं, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। बट गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे, बट गवर्नमेंट इज नॉट द एम्प्लॉयर ऑफ द MP MLA। कभी सुना है आपने MP MLA बोलता है कि मैं No, sir. गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, गवर्नमेंट No, एम्प्लॉय sir. नहीं है वो। No, sir. हाँ, MP MLA इज नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, याद रखना है। ओके, अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं, तो रिलेशनशिप तो फाइंड हुआ ही नहीं, तो कौन से हेड में जाएगा, चलो। Income from other sources. वेरी गुड, तुम लोग इतनी जल्दी सीख गए, देखो इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं बोलना है, भले आपको लगता हो कि पॉलिटिक्स बिजनेस है, लेकिन बोलना नहीं है, ये लिखना नहीं है मतलब। ओके, चलो ये हो गया। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अरे यार मैंने यहाँ पे, हाँ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट। ओके, salary to partner is not taken to income from salary. Why? There is no relationship between partner and partnership as employer and employee, so employer employee relationship does not exist, ठीक है। Directors fees can be income from salary, but director should be employee of the company, but majority of the time directors fees will be income from other sources only. Salary of MP MLA will be income from other sources, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये आपका हो गया थ्योरी पार्ट, ठीक है, बस इतना ही है, हाँ इतना ही है, थ्योरी में तो इतना ही है, अभी थ्योरी यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। करना क्या होता है एग्जाम में, एग्जाम में आपको सैलरी किसी भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी आपका है जो अदर देन योर अलाउंसेस, अदर देन योर बोनस, अदर देन योर परक्यूजिट्स, ठीक है, ये सबके बिना Yes. आपकी जो सैलरी होती है दैट इज बेसिक सैलरी, इसलिए उसको बेसिक नाम दिया, बेसिक सैलरी, जिसमें एडिशनल चीजें नहीं होती, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिक सैलरी, एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, ठीक है। और सैलरी है वेजेस से आपको डिफरेंस भी पता है, सैलरी एंड वेजेस में क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरियर्स एंड एडवांस,
dues, जितनी बाकी है और जितनी मिल चुकी है। ओके, जितनी बाकी है उसको अरियर्स बोलते हैं। errors means अंजलि बेटा dues, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर जा रही हो। and Yes, Yes, sir. advances mean the amount has already been paid. ओके, करेक्ट। और एडवांस सैलरी, advances बोलो बोलो बोलो, ठीक है, ओके, सो नो प्रॉब्लम। when you talk about advance salary is something which is received in advance, means आपने उसके लिए काम नहीं किया है, ठीक है, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। तो एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल है, ठीक है, क्योंकि रिसीव हो गई है इसलिए टैक्सेबल है। सो क्या एक बंदा एक साल में 13 मंथ्स की सैलरी पे टैक्स पे कर सकता है? यस। 14 मंथ्स? यस। 15 मंथ्स? यस। 12 मंथ्स तो आपका है ही, मतलब आपको ड्यू बेसिस पे आपकी सैलरी हो जाती है 12 मंथ्स की, लेकिन उसके बाद एडवांस भी अगर आपने रिसीव किया तो भी टैक्सेबल होगी आपकी सैलरी। तो एडवांस इज ऑल्सो टैक्सेबल। अरियर्स का मतलब क्या होता है? आपने पास्ट में उसके लिए मतलब नहीं मिला था आपको, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अरियर्स नॉर्मली कैसा होता है कि अगर आपको पहले डिसाइडेड नहीं था कि आपकी सैलरी कितनी होगी और बाद में डिसाइड हो गया कि आपकी सैलरी कितनी होगी, तो ऑन दैट बेसिस उन्होंने मतलब जो डिफरेंस था वो बाद में पे किया, दैट इज कॉल्ड अरियर्स, ठीक है। तो अरियर्स जो होता है वो आपका पास्ट का जो अमाउंट होता है जो अभी रिसीव होता है, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। इतना आवाज क्यों कर रहा है? किस चीज की आवाज आ रही है? कोई मैसेज कर रहा है? अच्छा, मैसेज है, ओके, वापस इस पे जाते हैं। ओके, आई थिंक टुडे इज द लास्ट डेट जहाँ पे अपन को अटेंडेंस इस तरह से लेना पड़ रहा है। वेयर इज दी, ये, ओके। तो आई होप आपको अरियर्स एडवांस सब टैक्सेबल है बेटा। एंड ध्यान रहे सैलरी के आगे लिखा है ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस मीन्स सैलरी में से कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। सर पीएफ डिडक्ट होता है, भले डिडक्ट होता होगा, आपको डिडक्ट नहीं करना है। सर डिडक्ट हो चुका है, वापस से ऐड करो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेट सैलरी, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस सैलरी। और यही बात को तो आप गांड बांध लो, यहाँ से लेकर आगे आने वाले जितने भी हेड्स हैं, हर जगह आपका इनकम जो है वी वांट ग्रॉस ओनली। सर व्हाट अबाउट पीएफ डिडक्शन, ईएसआई डिडक्शन, और भी डिडक्शंस होती है, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन होती है, वो माइनस नहीं करेंगे? यस वी विल डिडक्ट इट, बट देयर इज अ मेथड, ठीक है। जितनी भी चीज डिडक्ट होने वाली है दैट विल बी दैट विल कम अंडर डिडक्शन। कैसे कैसे आना है वो उसका रूल अप्लाई होता है उसके लिए, हर हेड्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। बट इस टाइम तक के आपको ये याद रखना है कि एवरीथिंग शुड बी ग्रॉस, इनकम शुड बी ग्रॉस, उसमें से कुछ भी माइनस करके आपको नहीं लिखना है। यस एवरीथिंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन, बट उसका एक मेथड होगा। आप सैलरी को हमेशा क्या रखेंगे? ग्रॉस। सर नेट सैलरी दी है क्वेश्चन में, क्या करना है? उसको ग्रॉस करो बेटा, पहले उसको ग्रॉस करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सैलरी वी वांट ग्रॉस ओनली, ग्रॉस चाहिए आपको सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है? उसमें से अगर कुछ डिडक्टेड है, पीएफ डिडक्टेड है, इनकम टैक्स डिडक्टेड है, टीडीएस डिडक्टेड है, व्हाटएवर इज डिडक्टेड फ्रॉम दैट यू हैव टू ऐड इट। सैलरी शुड ऑलवेज बी ग्रॉस, दिमाग में एकदम बैठा लो, सैलरी शुड ऑलवेज बी ग्रॉस। नेट होगा उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। कैसे ग्रॉस करना पड़ेगा? जो जो डिडक्टेड है सब ऐड करना पड़ेगा। ओके, सैलरी में अरियर्स भी आएगा, एडवांस भी आएगा, ठीक है, बट लोन नहीं आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांस सैलरी? loans bears interest while advances didn't bear interest and it और is कुछ? paid. मुझे बताओ, आपको एडवांस सैलरी वापस से पे करना पड़ेगा क्या एम्प्लॉयर को? नहीं। No, No, sir. No, लोन इज नॉट एट ऑल इनकम, क्योंकि आपको रिटर्न करना है, ठीक है, और शायद इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लोन में हमेशा इंटरेस्ट लगे, क्योंकि एम्प्लॉयर ने दिया है लोन तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि वहां पे इंटरेस्ट होगा। बट ऑब्वियसली अगर आप लोन बैंक वगैरह से लेते हैं तो यहाँ हम लोग वो लोन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सो व्हेनेवर द एम्प्लॉयर इज ग्रांटिंग लोन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट इनकम? पहले तो आप ये समझो पूरा एम्प्लॉय रिटर्न करने वाला है, लोन इज समथिंग विच इज टू बी रिटर्न, तो लोन आपको रिटर्न करना है। एडवांस सैलरी है तो एडवांस सैलरी रिटर्न नहीं होती, वो आप
क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल रखेंगे। बेसिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, फीस यू ऑलरेडी नो, कमीशन कभी कभी सैलरी जो होता है कमीशन के पोर्शन में मिलता है, सेल्समैन को जो होता है कमीशन मिलता है, ठीक है। पेंशन तो आप बताएंगे, चलो पेंशन का मीनिंग क्या होता है? When there is pension, there is no tension. So what do you mean by pension? After retirement. अरे वेरी गुड, sir, रिटायरमेंट के बाद किसी ने बाजी मार लिया। हाँ, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद आपको कंटिन्यू इनकम आता रहता सर है। पेंशन तो बंद हो गया ना सर? नहीं, ऐसा नहीं, हर जगह पे बंद नहीं, मतलब जो पहले वगैरह के एम्प्लॉय उनको तो पेंशन मिलता है, हम लोग को उसमें जाना नहीं पड़ेगा। कोई पेंशन रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड के पेंशन होता क्या, ठीक है। इतना टेक्निकलिटी नहीं कि वो बंद हो गया चालू हो गया, उसका लेना देना अपन को नहीं है। यस, बहुत सारे जगहों से निकला है, लेकिन अभी भी कई लोग एलिजिबल है पेंशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो ऐसा मत बोलो अभी तक के, और गया भी है जहाँ से जो ओल्ड एम्प्लॉय उनके लिए तो पेंशन होगा ही, ठीक है। ग्रेचुइटी क्या होता है, ये तो नया वर्ड सुना है आप लोगों ने, ग्रेचुइटी सुना है क्या? पेंशन एंड ग्रेचुइटी, सुने हैं सर, लेकिन मालूम नहीं है। हाँ। ग्रेचुइटी जो होता है, मैंने तो सुना था जब मुझे पेंशन, मुझे बाद में ही ये चीज पता चला, स्टूडेंट बोलते हैं सर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुइटी। हाँ, रिटायरमेंट में मिलता है ग्रेचुइटी, ऐसा नहीं है, बट लाइफ टाइम में भी ग्रेचुइटी मिलता है आपको, ठीक है। सो व्हेन यू कंप्लीट सर्टेन ईयर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ठीक है, कहीं पर आप जब आप एक स्पैन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयर आपको इन 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 रिवॉर्ड आपको क्या करता है, आपकी सर्विसेज के बदले में एक लमसम अमाउंट, या तो आपकी सैलरी या तो आपकी सैलरी का डबल, वो डिसाइड करेगा कि कैसे क्या होता है। और टर्म्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस भी डिसाइड करते हैं कि ग्रेचुइटी कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रेचुइटी आपको मिलता है, आपको कुछ स्पैन जो है वहां पे कंप्लीट करना पड़ता है। एंड ग्रेचुइटी कैन बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। रिटायरमेंट के बाद वाला जो सीन है वो मैं रिटायरमेंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सर पेंशन कहाँ पे सीखेंगे बेटा? रिटायरमेंट में सीखेंगे। ग्रेचुइटी दोनों जगह आता है, तो रिटायरमेंट वाला मैं रिटायरमेंट में बताऊंगा। नॉर्मल ग्रेचुइटी इज ऑलवेज टैक्सेबल, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टैक्सेबल इनकम। सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल, एडवांस सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल, अरियर्स इज ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है। ग्रेचुइटी इज ऑलवेज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द व्हेन एम्प्लॉय इज वर्किंग, ठीक है। तो पेंशन हो गया, ग्रेचुइटी हो गया। लीव सैलरी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने लीव लिया है तो भी आपको उसकी सैलरी मिलेगी। लीव सैलरी जो है वो वहां पर होती है, आप लीव ले लो, ठीक है, लीव लेने के बाद आप घूम के आ जाओ, आपको उसकी भी सैलरी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब ये भी है कि लीव इनकैशमेंट भी होता है, ठीक है। लीव इनकैशमेंट का मतलब क्या होता है, आपके पास बची हुई लीव है, आप उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लीव का मतलब तो आपको पता है, जो छुट्टियां होती है आपकी, ठीक है, वो आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो मीनिंग है, एक तो लीव सैलरी आपको मिलेगी, जब आप लीव पे होंगे तो भी उसकी सैलरी मिलेगी, ठीक है, ये भी एक चीज है, तो लीव सैलरी इसको बोलते हैं। एन्युइटी एनुअल से बना हुआ है, एन्युइटी का मतलब होता है आपको एनुअली कोई इनकम मिलेगा, ठीक है। अभी अलग अलग तरह के एम्प्लॉयर होते हैं, अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। तो एन्युइटी समथिंग एक फिक्स डिसाइड कर लेते हैं कि आप एनुअली आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, तो दैट इज एन्युइटी। बोनस, बोनस बोनस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनस कब मिलता है बोलो? जब हम लोग ज्यादा काम करते हैं। ज्यादा काम करते हैं तो बोनस मिलता है, ऐसा नहीं है। दिवाली बोनस तो ऐसे ही मिल जाता है सबको, दिवाली। हाँ, टारगेट दिवाली खत्म में करते तो टारगेट कब तक। अरे वेरी गुड, मतलब तुम लोग तो एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि बोनस के बारे में बोला तो बोनस दिवाली बोनस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वैसे बोनस फेस्टिवल में मिलता है, हाँ मिलता है, नो डाउट, बोनस फेस्टिवल में मिलता है। बोनस आपको ड्यूरिंग दी जो आपका टेन्योर है तभी भी मिलता है आपको बोनस, बहुत सारे रीजन से मिलते हैं, ठीक है। तो बोनस का एक रीजन सिर्फ फेस्टिवल नहीं होता है, बोनस आपको ऐसे भी डिसाइड हो जाता है पहले कि आपको इतना बोनस मिलेगा, ठीक है। सो बोनस का मतलब होता है एडिशन, है ना। तो बोनस तो आपका इसमें आ जाता है, एडिशनल जो आपके बेनिफिट्स होते हैं, एडिशनल पेमेंट जो होता है उसमें आ जाता है। लेकिन याद रखें, बोनस जो है वो डिक्लेयर करने पे नहीं टैक्सेबल होगा। बोनस कब टैक्सेबल होगा? रिसीव करने पे टैक्सेबल होगा। बोनस कब टैक्सेबल होगा? रिसीव होने पे,
तो बोनस डिक्लेयर का क्या करना है सर? बोनस कितना भी डिक्लेयर करे कंपनी से क्या लेना देना है अपन को? बोनस मिला है तो ही एम्प्लॉइज के ऊपर टैक्स पे करेगा, अदरवाइज नहीं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट। कल हम लोग अलाउंसेस और परक्यूजिट भी कंप्लीट करेंगे एंड देन प्रॉफिट एंड लियो पे जाएंगे। एक एक टर्मिनोलॉजी खाली एक बार पढ़ लेंगे, देन वी हैव क्वेश्चन हियर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बस इतना ही आपको लेना देना है, नथिंग एल्स। ठीक है, सैलरी इज इजी एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, सैलरी इजी ही आता है, बट देर आर सो मेनी थिंग, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है। जैसे मैंने एक चीज आपको बता दिया, बात बात में आपको ध्यान रखना है कि सैलरी शुड बी ग्रॉस, अरियर्स ऑलवेज टैक्सेबल, एडवांस ऑलवेज टैक्सेबल। ऑलवेज टैक्सेबल वाला वर्ड याद नहीं रखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन याद रख लो, आपको हर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, बेसिक सैलरी ग्रॉस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन बोनस, बोनस के बारे में भी एक टेक्निकल चीज आपको पता चल गई कि बोनस डिक्लेयर्ड होगा तो टैक्सेबल नहीं है, बोनस रिसीव होगा तो ही टैक्सेबल है। ठीक है, तो डन, अपना आज का यहाँ पे खत्म हो गया। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो कल का भी लेक्चर थ्योरी में मतलब जाएगा, आपको समझना ज्यादा है सो दैट यू कैन अप्लाई। क्वेश्चन तो अलग अलग तरीके से आते हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। हम लोग पहले कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, रिटायरमेंट एट द एंड हम लोग जाएंगे, और रिटायरमेंट एट द एंड ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिटायरमेंट एक अलग से कॉन्सेप्ट है। तो व्हेन एम्प्लॉय इज रिटायरिंग, तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको जो आपका कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, देयर इज ग्रेचुइटी, देयर इज पेंशन, ठीक है, देयर इज लीव इनकैशमेंट। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पर रहेंगी। खैर, कल से हम लोग अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट्स एंड लियो, ये सारे इनकम है बेटा। कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस को कंसीडर करना है, बाकी तो आपका टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो क्या चीजों में डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। इनकम तो बहुत सारे तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, ओके, टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट। अटेंडेंस मुझे शायदा ने ऑलरेडी भेज दिया है। ठीक है, एंड ट्राई टू बी प्रेजेंट। तो जितना ज़्यादा लोग प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से डिवीजन भले बने, तो डिवीजन बनेगा तो आपको उसका बेनिफिट ही होगा। ठीक है, जब तक कि एटलीस्ट ऑनलाइन है तब तक कि आपको उसको बेनिफिट मिलेगा। डिवीजन को कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट करना है वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन